गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। कल अपन ने देखे थे 21 से लेके 30 तक क्वेश्चन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले 31 से लेके 40 तक के क्वेश्चन। टोटल 10 क्वेश्चंस आज के वीडियो लेक्चर में देखने वाले। तो स्टे ट्यून टू द चैनल, इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो जाए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर देके जाना है, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना है। तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप सब ठीक हो गए। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन 31, दैट इज टुडेज लेक्चर यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018। क्या है 31st क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी? व्हाट इज द लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर मनी का क्या मीनिंग होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन बताया यहाँ पे, द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फ्री ऑफ लीगल केसेस। बी ऑप्शन है, द मनी विच इज क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। स्टेटमेंट 3 है, दैट इज सी ऑप्शन है, द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। डी है, द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन इन द कंट्री। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट इज कैन बी कंसिडर्ड एज ए लीगल टेंडर मनी? लीगल टेंडर मनी किसको माना जाता है? सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लीगल टेंडर मनी इज ऑफिशियल मीडियम ऑफ पेमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। ओके, अंडर दी जो आरबीआई के द्वारा जो लीगल टेंडर मनी होती है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको लीगल टेंडर मनी बोला जाता है। इट कैन बी एक्सटिंग्विश इन पब्लिक एंड प्राइवेट डेट, मीट इन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। द नेशनल करेंसी इज लीगल टेंडर इन प्रैक्टिकली एवरी कंट्री। कोई भी कंट्री की नेशनल करेंसी होगी उसको लीगल टेंडर माना जाता है। A creditor is obliged to accept legal tender towards repayment of debt. ओके, कोई भी एक्सचेंज होगा, कोई भी इन बिटवीन बिजनेस होगा, दो लोगों के बीच या दो पार्टीज के बीच, वो लीगल टेंडर मनी से होगा, विच इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज बाय द पर्टिकुलर कंट्री। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, द मनी विच इज क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ओके, क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन, वो कंपल्सरी उसी टेंडर लीगल टेंडर को हमें एक्सेप्ट करना है, ना कि किसी और टेंडर को। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो बैंक मनी इज अ फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा। चेक्स आर नॉट अ लीगल टेंडर सिंस दे कैन बी रिफ्यूज एज अ मोड ऑफ पेमेंट सेटलमेंट बाय द पार्टी। तो इसीलिए ये चेक को हम लोग लीगल टेंडर नहीं बोल सकते हैं। गॉट इट? सो यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन 32। क्या है क्वेश्चन 32? Question 32 says that if the commodity is provided free to the public by the government, then A, the opportunity cost is 0, B, the opportunity cost is ignored, C, the opportunity cost is transferred from the consumer of the product of tax paying public, and option D है, the opportunity cost is transferred from the consumer of produce to the government। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? Commodity is provided free of public by government. तो opportunity cost represent a benefit an individual investor or business misses out on when choosing on the alternative over another। किसी भी alternative को चेंज कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं तो उसमें क्या हमारा फ़ायदा है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। When you have opportunity to accept public service for free, this would always come at a cost of somebody is paying for it. In this case the taxpayers bear the opportunity cost। तो कैसे होता है कि अगर कोई भी हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भले आज उसका हम लोग फ़ायदा उठा रहे लेकिन किसी ने उसको पे किया है। जैसे कि अभी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम लोग ला रहे, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट लगेगी वो कौन पे करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जेब से नहीं खर्चा करेगा। ओके, द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द सिटीजन्स। ओके, सिटीजन से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसको ही वो लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं और उसको यूज करते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम द कंज्यूमर टू द प्रोडक्ट ऑफ द टैक्स पेइंग पब्लिक। ठीक है, जो भी कंज्यूमर होगा उसको प्रोवाइड कर देते हैं बाय द टैक्स पेइंग पब्लिक, जो भी टैक्स पे करते हैं उनके पैसे से ही। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, समझ गए?
ओके, सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें देखने की बात है कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी होगी, गवर्नमेंट स्कीम होगी, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, उसकी जो कॉस्ट है इट इज़ बोरोड और इट कैन बी कैश्ड बाय द टैक्स पेयर्स मनी, सो दैट उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। सो ऐसा कभी नहीं सोचना है कि ये गवर्नमेंट मनी है, हम लोग उसको ऐसे किसी तरह उड़ा सकते हैं। ओके, विच इज़ द, वो क्या है, हमारे ही पैसे हैं। यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 33। क्या है क्वेश्चन 33? इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डू नॉट cannot be a higher level of economic development if A. Industrial output fails to keep pace with agriculture output. B. Agriculture output fails to keep pace with industrial output. C. Poverty and unemployment increases and import grows faster than export. So increase in absolute and per capita real GNP do not cannot higher level of economic development if poverty and employment में इंक्रीज हो रही है। अगर जीएनपी बढ़ रहा है, हमारा जीडीपी जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, बट इट डज नॉट मीन कि हमारी डेवलपमेंट हो रही है। अगर साइमल्टेनियसली पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती जा रही है और जीएनपी भी इंक्रीज होती जा रही है, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। इट इज़ जस्ट अ नंबर गेम। इफ़ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होती है और जीएनपी बढ़ती है, देन हम लोग इसको बोल सकते हैं हम वी आर अचीविंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या आंसर है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। यू गॉट इट? I hope you understand the question. Now let's move on question 34. क्या है question 34? Consider the following statement. Human capital formation as a concept is better explained in terms of process which enables. First statement है individual of the country to accumulate more capital. Second statement है increase in knowledge, skill level and capacities of the people of the country. C है accumulation of tangible wealth. Fourth है accumulation in intangible wealth. Which of the statement given above is are correct? A है 1 and 2, B है 2 only, C है 2 and 4, D है 1, 3 and 4। तो यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट 1 है इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल, द स्टेटमेंट 1 दिस इज द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग फिजिकल कैपिटल। सो यहाँ पे उसको हम लोग बोल नहीं सकते कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एज ए कंसेप्ट। सो ऑप्शन ए तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट एलिमिनेट हो जाएगा, फिर ये थर्ड भी डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अभी सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। यस, ये हो सकता है। जैसे ही कि ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कि जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, प्रेजेंट जो लोग हैं, उनकी स्किलिंग में अपस्केलिंग हो रही है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है। ओके, उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, उनकी परचेसिंग पावर पैरिटी जो कंसेप्ट है वो बढ़ रहा है, परचेज कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन कैपिटल की हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। थर्ड है एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ। सो टेंजिबल कैपिटल इज आल्सो जीसीएफ, दैट इज ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। इट इन्वॉल्व लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। सो थर्ड तो आएगा ही नहीं, थर्ड आएगा नहीं, तो फोर्थ चेक करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ। इंटेंजिबल वेल्थ ऑफ नेशन एज कंपेराइज to the skill population, human resource base and culture, arts etc. Yes, this is also the correct option. Intangible जो wealth होती है it is also considered as a culture, art, human resource base। तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है, ऑप्शन 4 करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन 1 रॉन्ग है, ऑप्शन सेकेंड एंड 4। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। यू गॉट इट? एक्यूमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ का कोई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से कोई भी ताल्लुकात नहीं है। तो फॉर्मेशन एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ भी कैन बी कंसिडर एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड इंक्रीजिंग नॉलेज एंड अपस्किलिंग ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 35। व्हाट इज क्वेश्चन 35? Despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant increase in output due to ऑप्शन है weak administrative machinery, ऑप्शन बी है illiteracy,
ऑप्शन सी है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑप्शन डी है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू दी हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होगा तो हाई सेविंग इकोनॉमी से हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो कैपिटल आउटपुट रेशियो बेसिकली इंडिकेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। सो कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी कैपिटल लगती है उसके ऊपर कैपिटल आउटपुट रेशियो डिपेंड होता है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर बात की करते हैं तो 5 यूनिट ऑफ कैपिटल, सपोज मशीनरी इज यूज टू प्रोड्यूस ओनली 1 यूनिट ऑफ क्लोथ इंस्टेड ऑफ आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, देन वी कैन से दैट द प्रोडक्शन इज इनसफिशिएंट। मतलब क्या, अगर हमारे पास 5 मशीन्स है और हम लोग उसमें सिर्फ बोलते हैं ना 1 यूनिट क्लोथ बना रहे, तो 1 यूनिट क्लोथ बनाने के लिए 5 मशीन का क्या फ़ायदा है। तो उसमें अगर 2 मशीन से ही हम लोग एक यूनिट बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कि कैपिटल आउटपुट रेशियो। जितनी हम लोग कैपिटल दे रहे हैं उतना ही हमें आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो रहेगा तो भले ही हमारे पास हाई सेविंग इकोनॉमी हो, हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम कैपिटल है वो इसमें ही जाएगी, हमारे मशीनरीज में ही जाएगी, उससे आउटपुट लेने के लिए प्रॉफिट नहीं होगा। फिर अगर हाई कैपिटल रेशियो होगा तो ये बेसिक रीजन है। यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 36। क्या है क्वेश्चन 36? क्वेश्चन 36 बोल रहे हैं आफ्टर द संथल अपराइजिंग सब्सिडाइज व्हाट वाज वर द मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। जब भी संथल का जो उन्होंने संघर्ष किया था उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए। फर्स्ट, द टेरिटरीज कॉल्ड संथल परगनास वर क्रिएटेड। सेकेंड, इट बिकम इलीगल फॉर अ संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू द नॉन संथाल्स। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। ए है 1 ओनली, बी है 2 ओनली, सी है बोथ 1 and 2, डी है नीदर 1 नॉर 2। तो यहाँ पे देखिए, तो स्टेटमेंट 1 है ड्यू टू द इमेंस फोर्स ऑफ अपराइजिंग, जो अपराइजिंग हुआ था संथाल्स का, due to the high force of uprising, the British government became more cautious about the needs of tribes of Santals inhabited area were constituted into the separate administrative unit। तो उनके लिए एक सेपरेट संथल परगनास बनाया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर इट कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड एज संथल परगनास विच रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ देयर ट्राइबल कल्चर एंड आइडेंटिटी। उनके ट्राइबल कल्चर और आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए एक स्पेसिफिक उनको एरिया बनाया गया, उसका नाम था संथल परगनास। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 है ऑल्सो इट लेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इनैक्ट लॉ सो दैट द लैंड ऑफ ट्राइबल्स कुड नॉट बी टेकन बाय आउटसाइडर। सो उन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये तभी लाया था कि मेजर लाया था कि संथल अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ संथल को ही बेचेगा, अदर देन संथाल्स को नहीं, मतलब नॉन संथाल्स को वो प्रोवाइड या उसको सेल नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होगी कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनके पास ही रहेगी, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है और मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुंचाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 37। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th century was the A, increase in the export of Indian handicraft, B, growth in the number of Indian owned factories, C है commercialization of Indian agriculture, D है rapid increase in the urban population। तो यहाँ पे देखिए इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th century was that commercialization of Indian agriculture। इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया गया था। तो C इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, द मेजर इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज वन द डिक्टेटेड ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक टी, इंडिगो। सो कमर्शियली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कमर्शियलाइज किया गया था। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 38 दोस्तों। क्या है क्वेश्चन 38? इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
in respect of the particular state, then ऑप्शन ए है द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड, ऑप्शन बी है द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑप्शन बी है द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, सी है आर्टिकल 90 सस्पेंडेड इन द स्टेट, डी है द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द स्टेट। तो डी तो नहीं होगा, डी तो कुछ भी बताया यहाँ पे। द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड, ये भी नहीं हो सकता है। आर्टिकल 90 इज सस्पेंडेड, ये भी नहीं हो सकता है। द पावर ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, यस। अंडर आर्टिकल 356 अगर प्रेसिडेंट रूल लागू होता है तो इट कम्स अंडर द रूल ऑफ पार्लियामेंट। So Article 356 is provision in case of failure of constitutional machinery in the state. अगर स्टेट इमरजेंसी हम लोग को लाना होगा तो इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज इट इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैनॉट बी कैरिड ऑन इज अकॉर्डेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट में भी प्रोक्लेमेशन। तो प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है इफ द स्टेट फंक्शनरी फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। तो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि वी नीड टू मतलब हमें स्टेट इमरजेंसी लानी होगी तो प्रेसिडेंट उसमें ला सकते हैं। एज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल और एनी अदर फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट एंड ऑल एनी अदर पावर वेस्टेड और एक्सरसाइज बाय द गवर्नर और एनीबडी और अथॉरिटी इन द स्टेट अदर देन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। So option B is the correct answer. Got it? Now let's move on question 39 and second last question of today's video lecture. Consider the following pair craft heritage and region. First है पुथुकुली शॉल्स तमिलनाडु, सुजनी एम्ब्रॉयडरी महाराष्ट्र, उपरा जमदानी साड़ीज कर्नाटका। Select the correct answer using the code below. A है 1 only, B 1 and 2, C है 3rd only, D है 2 and 3. So Puthukali that is Puthukali shawl are for Tamil Nadu. तो फर्स्ट तो करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है तो ये C and D एलिमिनेट हो जाएगा। फिर सुजनी एम्ब्रॉयडरी इज़ फ्रॉम बिहार नॉट महाराष्ट्र, ओके। ये जो एम्ब्रॉयडरी है बिहार से है, बिहार। देन उपदा जमदानी साड़ीज इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सो सेकेंड एंड थर्ड रॉन्ग है। सुजनी एम्ब्रॉयडरी इज़ फ्रॉम बिहार, उपदा जमदानी साड़ी इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये सिर्फ इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आ गया समझ में? नाउ लेट्स मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर। द क्वेश्चन नंबर 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी कैन बी यूज। ओके, जीपीएस को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है? फर्स्ट मोबाइल फोन ऑपरेशन, सेकेंड बैंकिंग ऑपरेशन, थर्ड कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ए है 1 ओनली, बी है 2 and 3, सी है 1 and 3, डी है 1 2 3, दैट इज ऑल दी अबाव। तो जीपीएस को हम लोग तीनों में भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में तो होता ही है, बैंकिंग ऑपरेशन में भी होता है टू लोकलाइजेशन ऑफ द एटीएम्स, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स को भी हम लोग जीपीएस सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑल दी अबाव आर करेक्ट, ऑल दी अबाव आर करेक्ट। सो 1 2 3 तीनों में भी यहाँ पे यूज़ हो जाता है। आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टैंड द टोटल 10 क्वेश्चंस। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और इस वीडियो को लाइक करना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी नया वीडियो आएगा आपसे मिस ना हो जाए। और अभी जो 2020 में जो बच्चे प्रिपेयर मतलब अपीयर होने वाले 2020 की यूपीएससी प्री के लिए जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं इनके लिए वीडियो मस्ट है, मैंडेटरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। सो अभी तक हम लोग ने देखे हैं ऑलमोस्ट 240 क्वेश्चंस, ओके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017, 18 एंड 19, अभी ये 18 की सीरीज चल रही है, इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा तो टोटल अपने 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर उसके बाद 14, 15, 16 को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। फिर अपन एक नई सीरीज लॉन्च करने वाले हैं 2000 MCQs की सीरीज़, जो 2020 की यूपीएससी से रिलेटेड और यूपीएससी के लिए मैंडेटरी और मस्ट है देखना।
तो स्टे ट्यून टू द चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के नोटिफिकेशन के ऑल मेन्यू पे क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो मेरे चैनल से आ जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो स्टे ट्यून फॉर द चैनल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।